वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने भोपाल रियासत के बारे में पढ़ा था और उससे भी पहले हमारे चैनल पर पहले से ही मध्य प्रदेश के इतिहास से सारे वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, रिकॉर्डेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करिएगा। आज हमारा मध्य प्रदेश के इतिहास का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। आप सभी को पता है कि देश में इस समय क्या हो रहा है, अंग्रेजों का शासन है और जो भारतीय हैं अब धीरे धीरे उनसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। अब उनसे वो आजादी चाह रहे हैं, तो वो आजादी की मांग कैसे करेंगे? आंदोलन करके, विद्रोह करके। ठीक है, तो इसी तरह 1857 की क्रांति जो है स्टार्ट हो जाती है पूरे भारत में, उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश में। इनके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपके जो लैप्स की नीति चलाई इन्होंने, जिसमें राजाओं के लिए था ये मुख्य रूप से, जो शासक थे उनके जो भी अगर राजा समाप्त हो जाता था या खत्म हो जाता था तो उनके राज्यों को अपने अधिकार में कर लेते थे अंग्रेज। दत्तक पुत्र का प्रावधान ये नहीं रखने दे रहे थे वहां पे, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र शासक नहीं बन सकता, ऐसा उन्होंने प्रावधान रखा था। ठीक है, इसके अलावा सैनिक विद्रोह हो रहे थे, सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था, जहां वो रह रहे थे तो खाने और रहने की व्यवस्थाएं अलग होती थी। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा को जो है बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिससे कि धार्मिक रूप से भी हमें जो है हानि पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, किसानों को लेकर के अगर बात करें तो किसानों पर जो है भारी भरकम कर लगाए जा रहे थे, और ये सारी बातें जब धीरे धीरे करके बढ़ने लगी तो ये विद्रोह का रूप ले लेती है। आगे चल के देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से जगह पे विद्रोह होते हैं, उन सभी को देखते हैं। और एक चीज और, इसे जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ठीक है, 1947 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और इसे पहला जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति है। चलिए सारी चीजों को हम देखते हैं। हाँ, देखिए 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? तो यह मेरठ के छावनी में। छावनी क्या होता है? तो छावनी ऐसी जगह होती है जहां पर पुलिस जो रहती है, सैनिक जो है वहां रहते हैं, खाते पीते सोते हैं, बैरिक कहते हैं अभी के टाइम में इसे, तो छावनी कहा जाता है। ठीक है, तो मेरठ छावनी में विद्रोह होता है, ये उत्तर प्रदेश में है, और 10 मई 1857 होगा यहाँ पे, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होती है मेरठ से। और उसके बाद देखिए वहां पे कारण क्या था? तो सैनिकों को जो है एक प्रकार का जो है औजार या फिर हथियार रखने का कारतूस है, उसका प्रयोग करना होता था, उसे खोलना होता था, और उन कारतूसों में चमड़े लगे होते थे, चमड़े का कवर उसमें चढ़ाया हुआ होता था, और ऐसा होता था कि उसे मुंह से ही आप खोल सकते थे। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों को ही कहा जाता था उसे खोलने के लिए, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया और जाकर के विद्रोह किया। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी क्रांति की शुरुआत देखते हैं 1857 की। सबसे पहली मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो 3 जून 1857 को नीमच छावनी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? नीमच की छावनी में होता है, सैनिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेतृत्वकर्ता इसके होते हैं मोहम्मद अली बेग, नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 14 जून 1857 को ग्वालियर विद्रोह होता है मुरार छावनी के अंदर। ठीक है, ग्वालियर के अंदर ही मुरार छावनी है, जहां के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है 14 जून 1857 के बाद। तो ये यहाँ पे रुकता नहीं है, आगे भी आपको विद्रोह देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 जुलाई 1857 को इंदौर के महू छावनी में विद्रोह होता है, और इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं सआदत खां। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंदौर के महू छावनी में, ये भी सैनिक विद्रोह होता है। इसके बाद जुलाई 1857 में ही शिवपुरी में और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है? विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता होते हैं वो है मर्दन सिंह और बखत अली खान। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। जितने विद्रोह हैं उनका टाइम पीरियड और उनके जो नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा हमारे चैनल में। आपको विजिट करिएगा, वहां आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सितंबर 1857 को गोंड राजा शंकर शाह के नेतृत्व में जबलपुर में विद्रोह होता है। ठीक है, इसके बाद 6 अगस्त, इससे पहले मतलब 6 अगस्त 1857 को वली शाह और महावीर कोठा, इन्होंने भोपाल में क्या किया? ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
तो इस तरह से जगह जगह जैसे भारत के अलग अलग कोने में विद्रोह हो रहे थे, इस तरह मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी विद्रोह होना शुरू हो गए थे। और इन्हीं सभी विद्रोहों का जो ये हम परिणाम हमें मिलता है 1947 यानी देश की आजादी, ये सभी आंदोलन या विद्रोहों का ही परिणाम होता है। ठीक है, तो आजादी हमें आसानी से नहीं मिलती है, ये सारी चीजों को देखिएगा। नेक्स्ट, जब ये सारे विद्रोह हो रहे थे तो बीच में कुछ कुछ संगठन वगैरह बनाए जा रहे थे। ठीक है, जैसे 1906 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या चीजें हैं सारी। देखिए 1906 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि 1906 में ही एक जो आपका राष्ट्रीय स्तर पे अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हो रहा होता है। ठीक है, और अपने मध्य प्रदेश में जबलपुर में प्रांत के स्तर पे किया जा रहा था, प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में हो रहा था। ठीक, इसके अलावा 1915 में जबलपुर में होम रूल लीग, इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, इन दोनों को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन होम रूल लीग, इसकी स्थापना हुई थी 1915 से 16 के बीच में। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग, इसकी स्थापना कहाँ पे की थी? पुणे में। ध्यान रखिएगा, जगह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास में। एनी बेसेंट मद्रास में। और एनी बेसेंट का संबंध कहाँ से है? आयरलैंड से। कहीं पे लिखा होगा मैंने, ये देखिए। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं, जिसे शॉर्ट में हम आईएनसी के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। ठीक है, कहाँ? मुंबई में। किसके द्वारा किया जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। और ए.ओ. ह्यूम, इनका संबंध है स्कॉटलैंड से। ठीक है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष ये कौन बनती हैं? एनी बेसेंट, आयरलैंड से, मैंने बताया। ठीक है, ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और आईएनसी की ही पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। और इन्हें जो है भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है, भारत कोकिला के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यह बहुत अच्छी वादक थी, बहुत अच्छी बातें जो है कहती थी, समझाती थी। ठीक है, इसे इसलिए इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और नाम मिल जाएगा आपको सुनने को, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भारत कोकिला की बात आएगी तो हम सरोजनी नायडू की बात करेंगे, लेकिन स्वर कोकिला की बात आएगी तो हम लता मंगेशकर को याद करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो इंडियन होम रूल लीग है या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका जो मकसद है, मेन उद्देश्य है क्या, आखिर क्यों इन्हें बनाया गया है? तो देखिए, जितनी जो राजनीतिक चीजें हो रही थी, तो राजनीतिक चीजें अलग अलग जगह पे ना हो करके एक जैसी हो, जो भी हम चीजें ला रहे हैं वो सभी को एक समान पता हो, एक ही दिशा में वो जा रही हो, यानी राजनीतिक पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह के गठन का जो है, इस तरह के संगठन जो है बनाए जा रहे थे। लोगों को जो है हमारे देश की आजादी, स्वतंत्रता के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे थे उसके प्रति लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, इन सभी बातों को जो है एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए इस तरह के संगठन बनाए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख अखबार हैं जो 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे सुबोध सिंधु, सुबोध सिंधु, इसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा था? खंडवा, मध्य प्रदेश से। भाषा है हिंदी। ठीक है, और समय कब? 1889 में ये प्रकाशित हो रहा था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? समाज सुधार, शिक्षा का प्रचार और राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, उन्हें शिक्षा प्रदान करना या शिक्षा के प्रति उन्हें जागृत करना, ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे सुबोध सिंधु के। ठीक है, जबलपुर टाइम्स, इसका प्रकाशन स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। समय 1883 में प्रकाशित हो रहा था ये, और भाषा इसका भी हिंदी था, और उद्देश्य इसका सेम जो आपका सुबोध सिंधु का था, शिक्षा का प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय चेतना के प्रति लोगों को जागरूक करना और समाज सुधार के संबंध में प्रमुख कार्य करना। ये दोनों समाचार अखबार पत्र जो हैं आपके प्रकाशित हो रहे थे उस समय में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। ठीक है,
अभी तक हमने छोटे छोटे जो सैनिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन अब उसका रूप थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ठीक है, अब ये आंदोलन बनने लगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह देखने को मिलेंगे, जिसमें से मध्य प्रदेश के प्रमुख आंदोलन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन, ये तो आपको पता है कि पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन का मतलब है कि वहाँ जो भी ब्रिटिश शासन था उनके द्वारा जो भी चीजें हमें दे रहे थे, मतलब हमें जो भी सुविधाएं हमें उनसे मिल रही थी, चाहे खान पान हो, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमें हमारी सेवा हो, वो सभी चीजों का यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा था असहयोग आंदोलन के रूप में। ठीक है, तो इस असहयोग आंदोलन का आपको जो दृश्य है अपने मध्य प्रदेश में, उसकी छवि अपने मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। कहाँ? जैसे इसका प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक, इसके नेतृत्वकर्ता जो मध्य प्रदेश में थे वो हैं प्रेमचंद उस्ताद। अब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया, ये जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम झंडा फहराया था। ठीक है, प्रेमचंद उस्ताद ने क्या किया था, जबलपुर के विक्टोरिया हॉल, और इस विक्टोरिया हॉल को वर्तमान में गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। तो इस हॉल के ऊपर उन्होंने झंडा फहरा दिया था। ठीक है, और इसके बाद से ये इस तरह से अपना जो है विद्रोह जो है प्रदर्शित कर रहे थे। और उसके बाद यह आंदोलन जो है 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के साथ समाप्त होता है। तो जो आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1922 को भी जो है समाप्त होता है। और आपको चौरा चौरी कांड आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, तो गोरखपुर के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर में एक जगह है चौरा चौरी, तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश के सैनिक होते हैं वो आकर के उन्हें रोकते हैं। जो स्थानीय थाना होता है वहां के जो सैनिक होते हैं वो आकर के इन्हें रोकते हैं, और रोकते हुए जो है इन पर क्या करते हैं, लाठियों से जो है प्रहार कर देते हैं, जिससे आक्रोशित हो जाती है भीड़। और क्या करती है, उस पूरे थाने को, चौरा चौरी के अंतर्गत जो थाना क्षेत्र आता है उसे पूरा जला देते हैं, जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं वो जल के खत्म हो जाते हैं। और इस दृश्य को देखते हुए गांधी जी को जो है अपना ये असहयोग आंदोलन यहाँ पे रोकना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दूसरा सत्याग्रह है यहाँ पे झंडा सत्याग्रह। अब ये कहाँ पे और कब शुरू हुआ था? तो इसका वर्ष है 9 मार्च 1923। 9 मार्च 1923 को ये शुरू हुआ था, जबलपुर में शुरू हुआ था, और इसके नेतृत्व करता है सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इन्होंने जबलपुर के नगर पालिका भवन के ऊपर झंडा फहराया था। ठीक है, नगर पालिका के ऊपर, कहाँ? नगर पालिका भवन जबलपुर के ऊपर इन्होंने झंडा फहराया था, और इसके लिए इन्हें जो है 6 वर्ष का कारावास की सजा दे दी जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि झंडा सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है, जबलपुर से। इसके नेतृत्व करता है सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सत्याग्रह है हमारा घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। ये वन से संबंधित भी है, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ पे ये? घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में है, मध्य प्रदेश क्षेत्र। ठीक, कब होता है ये? तो 1930 में ये सत्याग्रह होता है। इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता है वो है बंजारी सिंह कोरकू, द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र आपको चल करके जो है मुख्यमंत्री भी बनते हैं मध्य प्रदेश के एक टाइम पे। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उनका नाम यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये इनका संबंध आपको किस में मिल रहा है? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह में ये नेतृत्व कर रहे थे उस समय में। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, किसे किसे? नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों से संबंधित था क्या? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। स्थान जरूर याद रखिएगा, कहाँ? बैतूल में हो रहा था, समय 1930 में, और नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जंगल सत्याग्रह। देखिए अलग अलग जगह पे हो रहा था ये। सबसे पहले आपका सिवनी जिला मध्य प्रदेश में, समय आपका वही 1930 के आसपास। ठीक है, दांडी मार्च असहयोग आंदोलन ये एकदम पैरेलल चल रहे हैं, आगे पीछे ही चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आपको एक के बाद एक आंदोलन ऐसे देखने को मिलेगा, तो टाइम पीरियड आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक सीरीज आप प्रॉपर बनाएंगे इसमें। ठीक है, जंगल सत्याग्रह सिवनी जिला में स्थित है, और यहाँ पे आंदोलन होता है 1930 में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं
दुर्गा शंकर मेहता, ठीक है। लेकिन सत्याग्रह की शुरुआत कोई और व्यक्ति करता है। इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता है वो दुर्गा शंकर मेहता होते हैं, लेकिन इसके जो शुरुआत करता है वो है ओखा लौहार, ठीक है। ओखा लौहार नाम के व्यक्ति जो है जंगल सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, ठीक। यह आंदोलन महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है या उसी का हिस्सा है। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पे नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे हो रहा था? क्योंकि देश में तो आपका साबरमती आश्रम से शुरू होता है और जाके दांडी यानी गुजरात के अंदर ही समाप्त होता है। इसको हम देखते हैं और डिटेल में। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में ये हो रहा था, ठीक है। नमक सत्याग्रह कब? 6 अप्रैल 1930 को। ये अंतिम दिन होता है दांडी मार्च का ही। उसी दिन जबलपुर में विद्रोह हो रहा था इसी को लेकर के, ठीक है। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च के साथ जो है यहाँ पे किया जा रहा था जबलपुर में भी विद्रोह, ठीक है ना। तो ये अंतिम दिन था, ये ध्यान रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे जबलपुर में सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, जो कि आगे चल के फिर आपके सीएम बनेंगे, ठीक है। दांडी मार्च के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे नाम आया हुआ है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसके कारण क्यों थे, किस वजह से ये मार्च निकाला गया था। तो देखिए 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से ये आंदोलन शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यानी गुजरात का ही एक समुद्री तट है, वहां पे जाकर के खत्म होता है। गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्या होता है कि हमारे ही देश में, हमारी ही भूमि से जो है नमक बना करके हमें ही कर के साथ यानी टैक्स लगा करके उसे हमें बेचा जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि हम जो है नमक पर टैक्स नहीं देंगे, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। और इस तरह से उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और कहा दांडी में जाकर के स्वयं खुद का नमक बना करके इस आंदोलन को समाप्त किया था, ठीक है। सिवनी जिला में नमक सत्याग्रह, इसके नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे। साथ में रतलाम जिला, यहाँ पर नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी ज्ञानानंद। तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। जबलपुर की बात होगी तो दो व्यक्ति का नाम आएगा, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है। सिवनी में कौन है? दुर्गा शंकर मेहता है। रतलाम में कौन है? स्वामी ज्ञानानंद है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से पढ़िएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, सारी चीजें अच्छी से ठीक है। देखिए अभी तक हमने जितने भी सत्याग्रह आंदोलन देखे हैं उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट सारे हैं लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आराम से और अच्छे से देखते हैं। देखिए चरण पादुका नरसंहार, ठीक है। इसे जो है मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है, जो कि कहाँ हुआ था? आपके कहा अमृतसर में, पंजाब में हुआ था। और उसे वो भारत का जलियांवाला हत्याकांड था और इसे जो है नाम दिया गया है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। क्यों कहा गया? सारी चीजें देखते हैं। देखिए कहाँ पे हुआ था ये नरसंहार? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के चरण पादुका मैदान में सिंहपुर नाम के स्थान पे, और नदी थी उर्मिल नदी। तो उर्मिल नदी के तट पे ये सारी घटनाएं हो रही थी। समय था आपका 14 जनवरी 1931 को, ठीक है। क्या हो रहा था वहां पे? इस जगह पे उर्मिल नदी के किनारे पे चरण पादुका मैदान में लोगों की आम सभा लगी हुई थी, आंदोलन कर ही रहे थे। और फिर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ वो जो भी है वहां पर क्या लगा रखे थे, एक साथ इकट्ठे होके आम सभा रखे हुए थे, ठीक है। तो उस आम सभा में जो अंग्रेज एजेंट होते हैं कर्नल फिशर, इनके द्वारा क्या किया जाता है, उस आम सभा पे गोलियां चलवा दी जाती है, ठीक है। जितने लोग वहां पे रहते हैं उन पे गोलियां चलवा दी जाती है, जिसमें से 21 लोगों की मौत हो जाती है तत्काल रूप से और 26 लोग उसमें घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम यही घटना आपको कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिला था? आपके भारत में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में, ठीक है। वहां पे भी जो है हजारों की संख्या में बूढ़े, बच्चे, नौजवान, महिलाएं, सब कोई वहां इकट्ठे होकर इस तरह से आम सभा चला रहे थे। और वहां के जो तत्कालीन जो होते हैं अंग्रेज अफसर होते हैं, जनरल डायर, उनके द्वारा उन आम सभा पे जाकर के गोलियां चारों तरफ से घेर करके उन पे गोलियां चलवा दी जाती है। लोगों को निकलने की जगह नहीं मिलती, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। कई लोग कुएं में कूद के अपनी जान दे देते हैं। तो वहां पे अभी भी उन मरे हुए व्यक्तियों का ना तो आंकड़ा सही से मिल पाता है और जो बच के निकल गए उनका भी कोई आंकड़ा अभी सुनिश्चित रूप से नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है।
तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हम उस एक्चुअल की बात कर रहे हैं जो पहली बार हुआ था 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ था ये। ठीक है, आम सभा पर जनरल डायर के द्वारा उनके आदेश पर जो है गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, और इसी घटना सेम इसी तरह से घटना हमारे छतरपुर जिले में हुआ था, जिसे चरण पादुका नरसंहार कहा जाता है और मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, कुछ फैक्ट हैं उसी से संबंधित। इस हत्याकांड के बाद 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, मतलब जब ये घटना हो गई तो एक समिति, एक कमेटी बनाई गई इस पर चर्चा वाद विवाद करने के लिए। कब किया गया? 1939 में, जिसका नाम रखा गया था बुंदेलखंड कांग्रेस समिति। ठीक है, 1978 में चरण पादुका, जहां पर ये घटना हुई थी, चरण पादुका के मैदान में ही एक स्मारक शिलान्यास किया गया। मतलब वहां पे एक स्मारक के तौर पे बनाई गई चीजें रखी गई। ठीक है, कहाँ पे? उसी चरण पादुका छतरपुर में। ठीक, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी 1984 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी सीएम बने थे उनमें से सबसे कम समय के लिए जो सीएम बनते हैं वो है अर्जुन सिंह। केवल एक दिन के सीएम ये बनते हैं और उस एक दिन में ये क्या करते हैं? चरण पादुका नरसंहार में जो स्मारक बना था उसका वो उद्घाटन करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम है अभी हमारे इसमें स्लाइड में, सोहाबल का नरसंहार। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ग्राम हिनौता, जिला सतना, मध्य प्रदेश। समय है 19 जुलाई 1938 को ये नरसंहार हुआ था। कहाँ पे? बता दिया मैंने, ग्राम हिनौता में। ठीक है, नेतृत्व करता लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम देख लेते हैं। सोहाबल रियासत के शासक थे कौन? लाल बुद्ध प्रताप। तो सोहाबल रियासत के शासक लाल बुद्ध प्रताप सिंह, और इनके अलावा भी और भी जो सेनानी थे और भी नेता वगैरह थे, वो क्या कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे। वो भी एक तरह से आम सभा लगा करके वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है, कहाँ पे? ग्राम हिनौता में। तो इस घटना को क्या करते हैं? अंग्रेजों के द्वारा इसे अवैध मान लिया जाता है और या फिर गद्दारी मान ली जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है? उन सभी नेताओं को माजन गांव के समीप इन सभी को गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने छतरपुर वाला देखा, जैसे हमने अमृतसर वाला देखा, उसी तरह का ये आपको मिल जाएगा सतना जिले का नरसंहार, जहां पर जो आपके नेतृत्वकर्ता होते हैं लाल बुद्ध प्रताप सिंह और उनके अलावा कुछ नेता वगैरह होते हैं, उनकी गोली मार के यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और इस घटना को या इस कांड को सोहाबल का नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे, सोहाबल का नरसंहार या फिर आपका सतना का जो है ग्राम हिनौता का नरसंहार, दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, देखिए भोपाल का जलियांवाला हत्याकांड, अभी हमने छतरपुर का देखा, अमृतसर का देखा, अब हम भोपाल का देख रहे हैं। ये देखिए, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें 14 जनवरी 1949 की, तो ये आपके देश आजाद हो जाने के बाद की घटना है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में इसको आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बाद की घटना है, पर है कैसा? जलियांवाला हत्याकांड की तरह है, भोपाल में हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ऐतिहासिक घटना के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, स्थान ग्राम बोरास, भोपाल, मध्य प्रदेश। वर्तमान में ये जिला रायसेन के अंदर पड़ता है। जो गांव आपका बोरास है वो रायसेन जिला के अंदर आता है। ठीक है, समय है वही 14 जनवरी 1949 में ये घटना हुई थी। इसको अन्य नाम बोरास कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है वहां पे? तो देखिए, भोपाल की आजादी के लेकर के वहां पहले से ही बोरास गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थानीय लोगों द्वारा तिरंगा फहराने पर तत्कालीन नवाब हमीदुल्ला खां ने सेना प्रमुख जाफर अली खां के द्वारा लोगों पर गोलियां चलवा दी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब हमारा देश पूरी तरह आजाद हो गया था तो भोपाल ऐसा जो है सल्तनत, भोपाल सल्तनत के जो शासक थे हमीदुल्ला खां, वो जो है भोपाल को स्वतंत्र नहीं करते हैं, उसे दूसरा कश्मीर बनाना चाहते हैं। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा जो है उसका
गठबंधन को लेकर के, उसे स्वतंत्र करने के को लेकर के जो है बहुत सारी बातें आ रही थी। फिर मजबूरन उसे जा करके 1949 में देश को आज़ाद करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले, जस्ट उससे पहले की ये घटना है, क्योंकि वो जून 1949 में भोपाल को आज़ाद करते हैं, और उससे पहले 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है, तो जो भोपाल सल्तनत या भोपाल रियासत के जो स्थानीय लोग होते हैं, वो अपने आप को भी स्वतंत्र मान लेते हैं, और स्वतंत्र मानते हुए क्या करते हैं, वो झंडा फहरा देते हैं नर्मदा नदी के किनारे बोरास गांव के आसपास। ठीक है, तो इस घटना को वो क्या करते हैं, जो है इसको अपने देश विद्रोह मान लेता है। कौन? हमीदुल्लाह खां। और हमीदुल्लाह खां का एक सेनापति होता है, प्रमुख सेनापति जाफर अली खां, इसके द्वारा बोल करके स्थानीय लोगों पर गोलियां चलवा देता है। इसलिए सेम घटना कैसा है, जैसा कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसलिए भी इसे भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये सारी चीजें थी मध्य प्रदेश के इतिहास की, और हमने सारे चीजें जो है कवर कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं। इसे अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और सारी चीजें हम देखते आए हैं यहाँ पे। तो फिर ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, इम्पोर्टेंट लग रही हो, आपके एग्जाम के हिसाब से यूजफुल लग रही हो, और पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।